विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड जो लाइफ है, बायोग्राफी है उनकी, और उनके ड्रामेटिक वर्क्स हैं, कुछ कैरेक्टर्स हैं। मेरी इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, जैसे टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट या जीआईसी लेक्चरर या सुपर टेट्स इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए वेरी हेल्पफुल होने वाले हैं। या आप किसी भी यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की प्रिपरेशन करते हैं तो भी मेरी वीडियो आपके लिए वेरी हेल्पफुल होने वाली है। मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहें। लेट अस स्टार्ट विदाउट डिले। फर्स्ट क्वेश्चन, द फोनिक्स एंड द टर्टल इज एन एलिगोरिकल एलिजी। तो ये जो पहला क्वेश्चन है आपका, मैंने 51 क्वेश्चन से मैं आज शुरू कर रहा हूँ। क्योंकि 50 क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने पहली वीडियो में आपको दे दिए हैं। द फोनिक्स एंड द टर्टल इज़ एन एलिगोरिकल एलिजी। तो देखो यहाँ जो ऑप्शन है आपका, ये जो फोनिक्स एंड टर्टल है ना, ये एक एलिगोरिकल एलिजी है। ये एक एलिगोरिकल एलिजी है और ये एक एलिगोरिकल एलिजी है, जिसके लिए इसका मतलब ये हुआ कि एलिजी क्या है, व्हाट इज़ एलिजी। तो देखो, एलिजी एक शोगीत होता है जो किसी की डेथ पर लिखा जाता है, यानी जो राइटर हैं वो इस पोएम को लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 52, द पैशनेट पिलग्रिम वॉज पब्लिश्ड इन 1599। देखो, ये जो वर्ड है, ये जो वर्क है ना, द पैशनेट पिलग्रिम, ये 1599 यानी 1599 को पब्लिश हुआ था। और यहाँ क्लियर है कि 1599 में ही जो ग्लोब थिएटर था, विलियम शेक्सपियर ने बेन जॉनसन के साथ मिलकर के बनाया था, जो 1613 में बर्न हो गया था। ठीक है। देयर आर 20 पोएम्स इन दिस कलेक्शन। अब यहाँ पर एक नई बात जानने के लिए मिल रही है कि देखो, जैसे कि ऊपर द पैशनेट पिलग्रिम दिया गया है, उसमें लगभग भी नहीं तो 20 पोएम्स का कलेक्शन था। उसके अंदर लगभग कितनी पोएम्स का कलेक्शन था? 20 पोएम्स का कलेक्शन था। और किसके अंदर? द पैशनेट पिलग्रिम के अंदर, जो 1599 को आया था। इज राइट। नेक्स्ट 54, 5 पोएम्स विदाउट कंट्रीब्यूशन। अब यहाँ पर ये जानना है हमें कि देखो 20 पोएम्स तो आई थी, तो 20 पोएम्स आई कैसे कैसे थी? क्या उन्होंने अकेले नो लिखी थी या किसी के साथ लिखी थी, किसी के कोलैबोरेशन में लिखी थी? तो यहाँ पर ये क्लियर हो रहा है कि देखो उसमें कि 5 जो पोएम्स थी वो तो उन्होंने खुद ने लिखी थी, जबकि 15 पोएम्स जो थी वो अपने किसी न किसी कंट्रीब्यूशन यानी राइटर के साथ में लिखी थी। ठीक है। तो अब हमें ये जानना है कि वो कंट्रीब्यूशन किन के साथ हुआ था, और 5 पोएम्स लिखी थी तो उन्होंने कौन कौन सी लिखी थी, तो कौन कौन सी कंट्रीब्यूशन के साथ लिखी थी। तो इन सारी चीज़ों को क्लियर करके चलना है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट देखो, सोनेट 138 एंड 144 वर पब्लिश्ड बाय थॉमस थॉर्प। अब यहाँ पर ये बात ध्यान देने वाली है, एक बड़ा नाम आ रहा है थॉमस थॉर्प। ये वो पर्सन है जिन्होंने विलियम शेक्सपियर जी के ड्रामास को, सोनेट्स को पब्लिश्ड कराया था। ठीक है। तो अब यहाँ पर ये ध्यान देना है कि जो 138 नाम सोनेट नंबर है, 140 और 144 है, तो ये थॉमस थॉर्प ने पब्लिश्ड किया था। इट मीन्स ये है कि देखो, सोनेट पे अगर हम विलियम शेक्सपियर जी की डिस्कस करें तो हम ये पता लगाएंगे, हम ये पाएंगे कि वेरी क्लियर है कि 154 इन्होंने सोनेट्स लिखे हैं, और उन सोनेट्स को इन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। नंबर एक तो इन्होंने अपने पैट्रॉन के लिए लिखा, और दूसरी बात इन्होंने कुछ सोनेट्स अपनी डार्क लेडी के लिए लिखा, और कुछ सोनेट्स इन्होंने अपने जो ग्रीक देवता हैं उनके लिए लिखा है। ठीक है। अब कौन कौन से हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल विलियम जैगर्ड एंड थॉमस थॉर्प आर द पब्लिशर ऑफ विलियम शेक्सपियर। तो यहाँ पर देखो क्लियर ये बात हो गई कि 2 नाम आ गए, विलियम जैगर्ड एंड थॉमस थॉर्प। ये दोनों नेम आए, और दोनों नेम हमें इस ओर इशारा करते हैं, इस ओर हिंट करते हैं कि दोनों वो पब्लिशर हैं विलियम शेक्सपियर जी के, जिन्होंने उनकी सोनेट्स को, ड्रामास को और उनकी पोएम्स को पब्लिश्ड कराया था। नेक्स्ट, हिज सोनेट्स कलेक्शन वाज पब्लिश्ड इन 1609। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन चल रहा होगा, सर अगर सोनेट्स इनकी आई थी, पब्लिश्ड हुई थी, थॉमस थॉर्प ने कराई थी, तो 154 सोनेट्स थी, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, तो ये पब्लिश्ड कब हुई थी? तो वेरी सिंपल है। तो यहाँ पर ये देखो, आपका क्वेश्चन, आपका आंसर मिल रहा है कि ये जो सोनेट्स थी वो 1609 में पब्लिश्ड हुई थी, जो बहुत पॉपुलर हुई। क्वेश्चन नंबर आगे नेक्स्ट, हिज सोनेट कलेक्शन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, और उनका
जो कलेक्शन है, सोनेट्स का जो कलेक्शन है, जो सोनेट्स का कलेक्शन है वो लगभग 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नंबर कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 कैसे? नंबर 1 फर्स्ट पार्ट जो है वो डेडिकेटेड है किसको? विलियम हर्बर्ट को। और ये सोनेट्स हैं 1 to 126, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो सोनेट 154 लिखी हैं, 154 लिखी हैं, उसमें से 1 से लेकर के 126 तक की जो सोनेट्स हैं वो विलियम हर्बर्ट को यानी WH को डेडिकेटेड है। इसका मतलब ये हुआ कि WH का समटाइम्स आपसे नाम पूछ लिया जाएगा कि WH कौन है, तो यू विल हैव टू राइट विलियम हर्बर्ट। उनका जो रियल नाम था विलियम हर्बर्ट। ओके, और ये भी पूछ लिया जाएगा कि कितनी सोनेट्स विलियम हर्बर्ट को डेडिकेटेड है, तो आप याद रखेंगे 1 से लेकर के 126। ओके, अब सेकेंड पार्ट की बात कर रही है, आपके माइंड में चल रहा होगा सर सेकेंड पार्ट कौन सा है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट तो विलियम हर्बर्ट को, जबकि सेकेंड पार्ट जो है वो डार्क लेडी को है। तो 126 यानी 127 से लेकर के 152 तक, तो यहाँ पर आपके माइंड में क्लियर हो गया कि देखो 127 से 152 तक। तो जो लास्ट की 2 सोनेट्स हैं वो जो है वो ग्रीक गॉड क्यूपिड उनको डेडिकेटेड है। यानी क्लियर हो गया कि जो लास्ट की 2 सोनेट्स है, इसका मतलब ये हुआ, इट मीन्स ये हुआ कि 126 सोनेट्स आर डेडिकेटेड टू विलियम हर्बर्ट एंड नेक्स्ट 26 सोनेट्स आर डेडिकेटेड टू डार्क लेडी एंड ओनली 2 सोनेट्स आर डेडिकेटेड टू गॉड, ग्रीक गॉड नेम इज क्यूपिड। राइट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विलियम हर्बर्ट इज कॉल्ड फेयर यूथ। ओहो, क्या क्वेश्चन है, देखो कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहा कि देखो विलियम हर्बर्ट इज़ अ फेयर यूथ, कि उनको फेयर यूथ के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन बनता है कि हु इज़ कॉल्ड फेयर यूथ, तो किसे फेयर यूथ कहा जाता है, तो योर आंसर इज होगा विलियम हर्बर्ट जी को फेयर यूथ के नाम से जाना जाता है। राइट, नेक्स्ट, डार्क कंप्लेक्शन इज डार्क लेडी। तो डार्क लेडी का नाम क्या है, तो आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहा होगा सर व्हाट इज़ द रियल नेम ऑफ डार्क लेडी, ये डार्क लेडी थी कौन, ये डार्क लेडी का रियल नाम क्या है। तो आपके माइंड में जो क्वेश्चन चल रहा है ये इस बात की ओर इशारा करता है कि देखो डार्क लेडी जो थी वो मेरी फिटन थी, मेरी फिटन। इसका मतलब ये हुआ कि WH का नाम विलियम हर्बर्ट और डार्क लेडी का नाम मेरी फिटन, और ग्रीक जो गॉड है क्यूपिड उनको डेडिकेटेड है लास्ट की 2 सोनेट्स। तो ये जो सोनेट्स का डिस्कशन मैं कर रहा हूँ आपसे, इसका मतलब ये है कि सारे पॉइंट्स अच्छे से आपको आई होप समझ में आ रहे हैं और ये पॉइंट्स आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं और एक एक कंसेप्ट को क्लियर करके लेके चलो एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सोनेट्स एडिशन डेडिकेटेड टू मिस्टर WH। तो यहाँ एक क्लियर बात हो गई, मैंने पहले भी आपको बता दिया था कि जो विलियम शेक्सपियर जी का जो सोनेट का जो कलेक्शन है वो कितनी सोनेट्स किसको डेडिकेटेड की गई हैं, तो यहाँ पर मिस्टर WH को और हेनरी रॉयथसली। तो अब यहाँ पर देखो अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, अब यहाँ पर WH विलियम हर्बर्ट भी है और हेनरी रॉयथसली द अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। अब यहाँ पर ये देखते हैं कि देखो WH तो विलियम हर्बर्ट है, जबकि हेनरी रॉयथसली भी एक तरह से है और ये है द अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। अब ये सर अर्ल क्या होता है, अर्ल एक उपाधि होती है जो इंग्लैंड के अंदर एक, जैसे यहाँ पर मेयर का पद होता है या जैसे कोई चीफ होता है, इसी तरह से अर्ल होता है। कहाँ पर? इंग्लैंड में, ठीक है। तो ये साउथहैम्पटन एक जगह है जहाँ के वो अर्ल थे, कौन? हेनरी रॉयथसली, और ये डेडिकेटेड है WH को। तो अब ये विलियम हर्बर्ट कौन है और हेनरी रॉयथसली कौन है, अब इनको थोड़ा सा पजलिंग है, यानी इनको क्लियर करना है थोड़ा यहाँ पे, ठीक है, और डिस्कस करेंगे आपको नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपका 67, देखो 67 में एक्सप्लेन किया गया है कि विलियम हर्बर्ट द अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक। इसके इट मीन्स ये हुआ कि ये 2 व्यक्ति हैं, यानी कि हेनरी रॉयथसली और विलियम हर्बर्ट, ये दोनों अलग अलग मैन हैं, है ना। तो देखो यहाँ पे विलियम हर्बर्ट यानी कि ये कहाँ के अर्ल थे? पेम्ब्रोक के, जबकि वो कहाँ के थे? अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन के। तो दोनों बात क्लियर यहाँ पर अब समझ में आ गई।
सोनेट्स वर पब्लिश्ड बाय थॉमस थॉर्प। तो सेकंड रिवीजन क्वेश्चन है कि देखो सोनेट्स किन के द्वारा पब्लिश की गई थी, तो आपका आंसर आ गया है थॉमस थॉर्प के द्वारा। ये नाम गाइस बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ये किसी भी एग्ज़ाम में अभी टीजीटी का जो पिछली बार एग्ज़ाम हुआ है 2021 वाला, यानी 220 वाला जो एग्ज़ाम हुआ है, उसमें ये क्वेश्चन लगभग पूछा गया है कि जो विलियम शेक्सपियर जी की जो सोनेट्स हैं वो डेडिकेटेड हैं या पब्लिश्ड हुई हैं, किन्होंने पब्लिश किया है, तो थॉमस थॉर्प का नाम वहाँ पे दिया गया है। आप चाहो तो पेपर उठाओ, पेपर में चेक करो, ठीक है, और मुझे कमेंट में सेंड करो। अब आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहा होगा कि जो अगर उनकी सोनेट्स हैं तो वो क्या डेडिकेटेड है या किस थीम पर आधारित है। तो डियर स्टूडेंट्स देखो यहाँ कि उनकी जो सोनेट्स है ना, की जो थीम है वो कुछ पॉइंट्स पर आधारित है। तो वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं, पॉइंट्स क्या हैं, व्हाट आर द पॉइंट्स, तो वो पॉइंट्स हैं डेथ, नंबर 1 डेथ पर आधारित है, टाइम, लव, सेक्सुअल, पैशन एंड प्रोक्रिएशन। इट मीन्स ये हुआ कि उनके जो सोनेट्स हैं वो 5 पॉइंट्स पर आधारित हैं, और ये 5 पॉइंट्स हैं, नंबर 1 डेथ, टाइम ऑफ लव, सेक्सुअल पैशन एंड प्रोक्रिएशन। ये आपको एग्जाम में कैसे पूछ लेंगे, एग्जाम में पूछ लेंगे कि वन ऑफ देम इज द नॉट द थीम ऑफ द विलियम शेक्सपियर सोनेट्स, या फाइंड द पॉइंट या फाइंड द थीम ऑफ द विलियम शेक्सपियर सोनेट्स। तो यहाँ पे डिफरेंट करके दे देंगे और उसमें अंतर दे देंगे। जैसे 5 है, 5 में से 3 दे देंगे, 1 को स्किप कर देंगे, या 1 दे देंगे और 3 अदर से दे देंगे। इज राइट, ओके। सोनेट इज ए 40 लाइन्स पोएम। तो यहाँ देखो वेरी क्लियर है, और आप सब ये जान लें समटाइम्स क्या हुआ कि 2021 वाला जो एग्ज़ाम था उसमें एक क्वेश्चन आया था कि लिरिक हैज़ 40 लाइन्स। एक ऑप्शन था कि लिरिक की क्वालिटी को बताना था, और उसमें क्वेश्चन ये पूछा गया था कि वन ऑफ देम नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिरिक। तो लिरिक की एक विशेषता नहीं है, ये फाइंड करना था। तो उसमें ये दिया गया था कि ऑप्शन नंबर ए में सेट नंबर डी के अंदर जाओगे, यूपी टीजीटी 2021 का जो पेपर है उसमें, तो उसमें ये दिया गया है कि लिरिक हैज़ 14 लाइन्स पोएम। इट इज़ क्लियर है कि लिरिक क्या 14 लाइनों की पोएम है। क्लियर है। तो अब यहाँ पर देखो ये बात चल रहा है कि सोनेट में 40 लाइन्स होती हैं, तो वो वहाँ पर क्वेश्चन क्या हुआ, रॉन्ग हो गया कि लिरिक के अंदर 40 लाइन्स नहीं होती हैं। ठीक है, इट मीन्स ये हुआ कि यही ऑप्शन गलत हो, और यही ऑप्शन था, आंसर भी था यही था उसका। ओके, तो अब यहाँ पर ये जान लो कि सोनेट में 14 लाइन होती है, ना कि लिरिक के अंदर 14 लाइनें होती हैं। ये बात समझ में आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि लिरिक लेंथी पोएम है किसके मुकाबले, सोनेट के, और अनलिमिटेड लाइन्स होती हैं, उसके अंदर अनलिमिटेड लाइन्स होती हैं, यानी कि 15 भी हो सकती हैं, 16 भी हो सकती हैं, 20 भी हो सकती हैं, कितनी भी लाइनें हो सकती हैं, लेकिन 14 नहीं। लेकिन सोनेट के अंदर 14 लाइन एक बैलेंस लाइन्स हैं, जिसके अंदर ये इन 14 लाइन्स का एक बैलेंस है, और यानी कि सोनेट को जाना जाता है तो वो 14 लाइन्स की वजह से जाना जाता है कि सोनेट इज़ ए 14 लाइन्स पोएम। तो यही क्वेश्चन यहाँ बनेगा, लिरिक पर नहीं जाएगा। तो वेरी क्लियर है यहाँ पे देखो। तो विलियम शेक्सपियर जी ने भी फॉलो किया है किसको, 14 लाइन्स को, और अपनी सोनेट में 14 लाइन्स दी हैं। किन्होंने, विलियम शेक्सपियर जी ने। इज राइट। देयर आर 3 क्वाट्रेंस एंड 1 कपलेट इन हिज सोनेट। अब क्या, अरे सर 14 लाइन्स तो हैं, बट वो डिवाइडेड कैसे कैसे हैं। तो सर जी ने जो डिवाइड किया है, यानी विलियम शेक्सपियर जी ने जो डिवाइड किया है, उसको डिवाइड कैसे किया है, उसको डिवाइड किया है कि उसके अंदर 3 क्वाट्रेंस दिए हैं और 1 कपलेट दिया है। तो अब आपके माइंड में चल रहा है सर ये क्वाट्रेन क्या होता है और कपलेट क्या होता है। तो देखो यहाँ पे बेसिक रूप से क्वाट्रेन क्या होता है, क्वाट्रेन में क्वार्टर से समझ लो। क्वार्टर का मतलब क्या होता है, चौपाया होता है, जिसके 4 भुजाएं होती हैं या 4 चीज़ों में होता है। ये जैसे एक 1, ठीक है। तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ आपको कि क्वाट्रेन के अंदर 4 लाइनें होती हैं, यानी कि एक वो ग्रुप ऑफ 4 लाइन्स इज कॉल्ड क्वाट्रेन, यानी कि 4 लाइनों का जो समूह है उसे क्वाट्रेन बोला जाता है। और इसमें 1 कपलेट होता है। तो कपलेट क्या होता है, जिसमें 2 लाइनें होती हैं, वो एक कपलेट होता है। तो जब 4 4 3 12 प्लस के 2 × कितना हो गया, 14 हो गया। तो यहाँ पर हमने सीख लिया कि 14 लाइन्स जो हैं वो किस तरह से डिवाइडेड हैं, विलियम शेक्सपियर जी ने डिवाइड कैसे किया है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट, क्वाट्रेन हैज़ 4 लाइन्स। अब क्वाट्रेन के अंदर कितनी लाइनें होती हैं, 4 लाइन्स होती हैं, और कपलेट में
2 लाइन्स होती हैं। तो वेरी क्लियर समझ आ गया होगा, आई होप, ठीक है। अब इन्हीं के साथ तरह से क्विंटेन भी होता है, ट्रिपलेट भी होता है, ठीक है, अलेक्जेंड्राइन होता है, ठीक है। ये सब क्या होता है, मतलब राइम रॉयल होता है, टर्जा राइमा होता है ना। ये सब के आर्टिकल हैं जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इनकी वीडियो मैं अलग से आपको सेपरेट दे दूंगा, आप वाली वीडियो स्टडी कर लेना, वहाँ से आपको ये बहुत सारे टर्म आप लर्न कर लोगे, सीख लोगे। नेक्स्ट, हिज सोनेट वॉज रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर। अब आपके माइंड में चल रहा होगा कि विलियम शेक्सपियर जी ने पोएम लिखी तो हैं, लेकिन वो किस मैनर से लिखी है, किस तरीके से लिखी है। तो देखो वो लिखी है आयम्बिक पेंटामीटर में। आयम्बिक पेंटामीटर में वो पोएम्स उन्होंने लिखी हैं। अभी आयम्बिक पेंटामीटर क्या होता है, देखो पेंटामीटर टेट्रामीटर होता है, ठीक है, और उसके बाद में टेट्रामीटर हेक्सामीटर होता है, सेप्टामीटर होता है, ऑक्टामीटर होता है। तो ये मीटर होता है जो एक आर्टिकल राइटिंग में, जो पोइट्री को लिखने में यूज़ किए जाते हैं। तो पेंटामीटर में क्या होता है, जिसके अंदर 5, पेंटामीटर 5, ठीक है, और हेक्सामीटर 6, ठीक है। इसी तरह से हेप्टामीटर, ऑक्टामीटर 8, इसी तरह से, ठीक है। मैं इसको अगली वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट, द राइम स्कीम इज AB AB एंड EF EF GG। इसका मतलब ये हुआ कि आप सोनेट का स्टडी कर रहे हैं तो आपको सोनेट के बारे में नॉलेज आपको होनी चाहिए। और सोनेट में आपको ये बताया गया है कि देखो जो इनकी राइम स्कीम थी, वो थी AB AB CD CD EF EF GG। इसका मतलब ये हुआ कि सर ये राइम स्कीम क्या होती है। देखो पोएट जो होते हैं वो कोई ना कोई तुक लय के अकॉर्डिंग काम करते हैं, जो लास्ट में राइम देते हैं। तो इसी तरह से विलियम शेक्सपियर जी ने भी राइम दिया। अब राइम देने का तरीका क्या था उनका, AB AB CD CD EF EF एंड GG, ये तरीका था। तो अब आपके माइंड में चल रहा होगा कि सर जॉन मिल्टन जी ने जो लिखी हैं क्या वो भी, उनकी भी राइम थी। तो मैं कहूँगा यस, जॉन मिल्टन ने जो लिखी हैं उनकी भी अपनी राइम थी, जैसे ABBA CDC या CDE इज राइट। और अच्छा, इनके अलावा कोई और बता दीजिएगा राइम स्कीम। तो देखो विलियम शेक्सपियर हो गए, जॉन मिल्टन हो गए। अब इनके साथ एक बड़े नाम आते हैं, एडमंड स्पेंसर। तो देखो एडमंड स्पेंसर ने जी ने भी एक अपनी राइम स्कीम दी है। क्लियर। नेक्स्ट, These sonnets were called शेक्सपियरियन, इंग्लिश एंड एलिजाबेथन। क्यों, देखो कितना प्यारा नाम आ रहा है कि अब आगे को इन सोनेट्स के बारे में बताया गया है कि आप इन सोनेट्स को किस नाम से जानते हैं। देखो जब विलियम शेक्सपियर जी ने सोनेट्स लिखे हैं तो उन्होंने ये नहीं लिखा, ये करके नहीं लिखा था कि मैं इतना बड़ा पॉपुलर हो जाऊंगा, ये मेरे ही नाम से लिखे जाने चाहिए, या मैं इनको बहुत अच्छे से समझा सकता हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं समझा सकता। ऐसा कुछ नहीं था। और ना ही उन्होंने ये सोचा था कि ये मेरे जाने के बाद इतने पॉपुलर हो जाएंगे। क्लियर है। लेकिन उनकी जो थीम है वो बहुत प्यारी थीम है, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जितना भी इंग्लिश को पढ़ने वाला, इंग्लिश लिटरेचर को स्टडी करने वाला यूथ है वो उसको बहुत ज़्यादा लाइक करता है और बहुत ज़्यादा उनको मोटिवेट करते हैं। तो विलियम शेक्सपियर इंग्लिश एंड एलिजाबेथन सोनेट्स के नाम से जानी जाती हैं। जो विलियम शेक्सपियर जी की सोनेट्स है वो 3 नेम से जानी जाती हैं। आप उन्हें शेक्सपियर सोनेट्स के नाम से भी जान सकते हैं, आप उन्हें एलिजाबेथन सोनेट के नाम से भी जान सकते हैं, और आप उन्हें इंग्लिश सोनेट के नाम से भी जान सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ 3 नाम सोनेट्स को दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट, द वोल्टा टर्न इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ सोनेट। अब यहाँ पर देखो जो वोल्टा है, वोल्टा का मतलब क्या होता है, टर्निंग पॉइंट, और वोल्टा का मीनिंग क्या होता है, टर्निंग पॉइंट, और इज कॉल्ड तो कपलेट। जो कपलेट होती है विलियम शेक्सपियर जी की जो सोनेट्स हैं, जो मतलब ऊपर की जो क्वार्ट्रेन है, जो 3 क्वार्ट्रेन है, यानी 14 लाइन्स में एक प्रॉब्लम को क्रिएट किया गया है, लेकिन लास्ट का जो कपलेट है उसमें उनको सॉल्यूशन दिया गया है। ये सबसे बड़ी बात है। उन महान ड्रामेटिस्ट, और जो सोनेट्स लिखने वाले हैं इंग्लैंड के महान, और इंग्लैंड के नहीं बल्कि वर्ल्ड के महान ड्रामेटिस्ट हैं। कौन, विलियम शेक्सपियर जी ने एक सबसे बड़ी थीम दी है कि वो शुरू की 3 क्वार्ट्रेनियन में यानी 14 लाइन्स में अपनी प्रॉब्लम को उजागर करते हैं, यानी कि उस पोएम की प्रॉब्लम पे डिस्कस करते हैं, लेकिन लास्ट में वो अपना कंक्लूजन भी दे देते हैं। इसका मतलब ये हुआ क्वेश्चन भी खुद उठाते हैं और उसका आंसर भी खुद दे देते हैं। इट मीन्स नेक्स्ट है यहाँ पर,
नेक्स्ट है आयम्बिक का मीनिंग क्या होता है। देखो आयम्बिक का मीनिंग ये होता है कि उसमें अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड सिलेबल होते हैं। सिलेबल अब यहाँ पर जोड़ दिया तो आयम्बिक। अब पेंटामीटर में 5 हो गया। तो देखो जो विलियम शेक्सपियर जी की जो सोनेट्स हैं उसमें अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड सिलेबल होंगे, समझ रहे ना। नेक्स्ट सोनेट नंबर 126 है 6 कपलेट्स एंड 2 ब्लैंक लाइन्स विद इटैलिक ब्रैकेट्स। इसका मतलब ये हुआ कि देखो सॉरी मैंने 79 पे मुझे जाना था बट मैं 80 पर चला गया मिस्टेक से। द सोनेट 99 हैज़ 15 लाइन्स। अब यहाँ पर देखो तो आपके माइंड में चल रहा होगा सर कि सारी सोनेट्स में विलियम शेक्सपियर जी ने 14 लाइन्स लिखी हैं। नहीं, क्या कुछ एक्सेप्शन भी है? तो मैं कहूँगा यस देयर आर सम एक्सेप्शंस हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 79 बता रहा है कि सोनेट नंबर 99 सोनेट नंबर 99 में ये बताया गया है कि उसके अंदर 15 लाइन्स हैं। 15 लाइनें की एक पोएम है सोनेट। तो ये अपवाद हो गया आपके लिए, एक्सेप्शन हो गया आपके लिए, और आपको एग्जाम में पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन कि वन ऑफ देम इज द सोनेट इज रिटन हैज़ 15 लाइन्स। कि इनमें से एक ऐसी पोएम कौन सी है जिसको में 15 लाइनें हैं। तो आपका आंसर होगा क्लियर है 99। यानी 100 में से एक घटा दो, कितना बना 99। यानी 100 में 14 में को एक जोड़ दो, बना कितना 15। इसका मतलब ये हुआ कि आपको जब 100 में से एक घटाना है और 14 में 14 में को 1 जोड़ना है। तो 15 जो सोनेट नंबर 15 है वो मतलब सोनेट नंबर 99 में 15 लाइन्स हैं। क्लियर है। नेक्स्ट सोनेट नंबर 126 है 6 कपलेट्स एंड 2 ब्लैंक लाइन्स विद इटैलिक ब्रैकेट्स। इसका मतलब ये हुआ कि देखो कि सोनेट नंबर जो 126 है 126 है ना, 126 है 126 है ना। तो ये ना इसमें 6 कपलेट्स हैं और 2 ब्लैंक लाइन्स हैं, 2 ब्लैंक लाइन्स हैं। इसका मतलब ये हुआ ये इटैलिक ब्रैकेट्स में ली गई है, राइट। ओके नेक्स्ट। ओके नाउ तो देखो अब यहाँ पर हमने ये जान लिया, ये लर्न कर लिया, ये सीख लिया कि सोनेट नंबर 154 कौन सी, सोनेट नंबर 154 हैज़ द मेथड ऑफ आयम्बिक टेट्रामीटर। देखो ऊपर आयम्बिक पेंटामीटर दिया गया और यहाँ पर आयम्बिक टेट्रामीटर को दे दिया गया। तो इट मीन्स ये हुआ, क्लियर हो गया यहाँ पर कि देखो कि जो विलियम शेक्सपियर जी का आर्टिकल्स है, राइटिंग मैनर है, लिखने का तरीका है, वो धीरे धीरे चेंज होता है, वो सेम नहीं रहता है ना। तो ये हमें चीज़ ये बता रही है कि उन्होंने टाइम के अकॉर्डिंग खुद को चेंज किया है, खुद को बदला, जिसकी वजह, और इसका मतलब ये हुआ वो एक ही चीज़ को नहीं पकड़े रहे। ओके नेक्स्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका सोनेट नंबर 29 सोनेट नंबर 29 हैज़ द राइम चेंज्ड ऑन द प्लेस ऑफ, ठीक है, बी ऑन द प्लेस ऑफ एफ। इसका मतलब ये हुआ कि देखो जब इन्होंने अपनी सोनेट्स लिखी हैं तो उसमें क्या दिया है, ए बी सी डी ई एफ जी जी। तो इन्होंने ना बी की जगह ना वहाँ पे ना ई एफ को, यानी कि ए बी सी डी ई एफ जी जी। तो देखो यहाँ पे जो ई एफ आ रहा है ना, ई एफ, तो ई एफ की जगह इन्होंने बी को किया है। तो यहाँ पे 29 के अंदर सोनेट में राइम स्कीम जो है वो चेंज है, ये बात आप याद रखेंगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर प्रोलॉग इज स्पोकन इन द स्टार्टिंग। अब यहाँ पर देखो 2 पॉइंट आ गए। आपने कभी ड्रामा तो देखा होगा ना विलियम शेक्सपियर जी का, पढ़ा है कोई, जैसे कि हैमलेट पढ़ा होगा, मैकबेथ पढ़ा होगा, एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा पढ़ा होगा, है ना। उसके बाद जूलियस सीजर को पढ़ा होगा, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट, किंग लियर। तो इन ड्रामाज में से आपने बहुत सारे पढ़े होंगे आई होप, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये ध्यान दो कि देखो समटाइम्स क्या होता है कि एक प्रोलॉग होता है और दूसरा एपिलॉग होता है। तो देखो प्रोलॉग क्या होता है, क्वेश्चन चल रहा माइंड में आपके आ गया होगा, व्हाट इज़ प्रोलॉग। तो देखो प्रोलॉग एक वो होता है जब कोई
कैरेक्टर्स आकर के ये समझाता है कि ड्रामास के अंदर ये इंसिडेंट्स होने वाली हैं, ये घटनाएं घटेंगी, ये स्टोरी है इस ड्रामे की या इस कहानी की, इस ठीक है। तो ये बताया जाता है, स्टार्टिंग में बताया जाता है, शुरू में बताया जाता है, और एपिलॉग इज स्पोकन इन द एंड ऑफ द प्ले। और ये जो इसका मतलब ये हुआ, अब आप समझ गए कि देखो प्रोलॉग का जो अपोजिट होगा वो एपिलॉग होगा, और एपिलॉग जो है वो किसी भी प्ले के लास्ट में बोला जाता है, ना कि स्टार्टिंग में बोला जाता है। नेक्स्ट, रोजालिंड स्पीक्स इन द एंड एज यू लाइक इट। अब यहाँ पर कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो ड्रामास के अंदर अपने एपिलॉग या प्रोलॉग बोलते हैं। अब आपने समझ लिया कि प्रोलॉग स्टार्टिंग में बोला जाता है और एपिलॉग एंड में बोला जाता है। तो जो रोजालिंड है वो एक कैरेक्टर है किसमें, एज यू लाइक इट में, और एज यू लाइक इट के अंदर ही वो अपना एपिलॉग बोलते हैं, तो प्रोस्पेरो किस प्ले में कैरेक्टर है, तो आपका आंसर आ गया टेम्पेस्ट में। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो टेम्पेस्ट में अपना एपिलॉग बोलते हैं। तो द किंग मीन्स स्पीक्स बोलते हैं इन ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, किस प्ले के अंदर, ऑल्स वेल एंड दैट्स वेल के अंदर बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ रोजालिंड, प्रोस्पेरो एंड किंग, ये तीनों नंबर 1 एज यू लाइक इट, नंबर 2 द टेम्पेस्ट, नंबर 3 ऑल इज वेल दैट एंड वेल में बोलते हैं। इज राइट। नेक्स्ट है आपके लिए, डांसर स्पीक्स इन द एंड किंग हेनरी फोर्थ पार्ट 2। इसका मतलब ये हुआ कि जो डांसर है ना, वो बोलते हैं कहाँ पर, किंग हेनरी फोर्थ पार्ट 2 में बोलते हैं, और वो ये कहना चाहते हैं कि देखिए एपिलॉग बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ किंग हेनरी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 भी है, और ये फोर्थ के नाम से जाना जाता है, जिसमें ठीक है देर आर सो मेनी कैरेक्टर्स हैं, और एक वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है फाल्स्टफ, जो सुपर टेट 2021 में हुआ है, उसके अंदर पूछा गया है क्वेश्चन कि फाल्स्टफ इज द कैरेक्टर इन द प्ले ऑफ शेक्सपियर। तो वहाँ पर हेनरी फोर्थ आपका ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, फूल्स एंड जॉकर्स इन द प्ले ऑफ शेक्सपियर। देखो अब यहाँ पर कुछ फूल्स हैं। फूल्स का मतलब वो लोग जो हंसाते हैं, किसको, राइटर्स को हंसाते हैं, या अपने जो कॉमेडियंस जो पीपल हैं उनको एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखो फूल्स और जॉकर्स आप समझ गए ना। एक तो वो होता है जो खुद पर हंसता है, ये ऐसा होता है जो बातों पर लोगों को हंसाता है ना। तो इसमें दोनों में फ़र्क होता है, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर आपका 19, फेस्टे इज द फूल इन 12th नाइट। तो देखो यहाँ आपने सीख लिया कि जो फेस्टे हैं वो 12th नाइट के अंदर हैं, और 12th नाइट जो पब्लिश हुआ थे वो 1601 में आए थे, जिस टाइम पे हैमलेट आया था, है ना। तो हैमलेट को बेसिक रूप से 1602 में माना जाता है ना, ये बात याद रखेंगे। और हैमलेट विलियम शेक्सपियर की एक ग्रेट कॉमेडी ट्रेजेडीज में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखो, फाल्स्टफ आ गए, है ना। तो फाल्स्टफ ये कैरेक्टर है, फाल्स्टफ इज द फूल इन हेनरी फोर्थ पार्ट 1 एंड हेनरी फोर्थ पार्ट 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि फाल्स्टफ एक ऐसे कैरेक्टर है जो सुपर टेट में 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें पूछ लिया गया था, ठीक है। और इसका मतलब ये हुआ कि एक फूल है जो हेनरी फोर्थ पार्ट 1 में है और हेनरी फोर्थ पार्ट 2 दोनों के अंदर है। इसका मतलब हेनरी फोर्थ एक हिस्टोरिकल प्ले है जो हेनरी फोर्थ की लाइफ पर लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट,
ऑटोलिकस योकल इज द फूल इन द विंटर्स टेल। देखो विंटर्स टेल के अंदर है कौन, योकल। ऑटोलिकस है ना, कि कहाँ पर है, एक फूल है विंटर्स टेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सिटीजन इज द फूल जूलियस सीजर। अब देखो ये सिटीजन है, जैसे तरह से ऑटोलिकस है, फाल्स्टाफ है, फेस्ट है, उसी तरह से सिटीजन है, ये जूलियस सीजर में है। तो देखो जूलियस सीजर एक ऐसी कहानी है जिसमें राजा जूलियस सीजर की डेथ हो जाती है, फिर भी प्ले लास्ट तक चलता रहता है, जैसे एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा लास्ट तक चलता रहता है। ओके, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोटन इज इन द फूल इन सिम्बलाइन। तो देखो क्लोटन जो है वो किस में है, सिम्बलाइन के अंदर है ना, सिम्बेलिन में है ना। और सिम्बेलिन, जूलियस सीजर, विंटर्स टेल, हेनरी फोर्थ, ट्वेल्थ नाइट, एज यू लाइक इट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, एंड द टेम्पेस्ट, मैकबेथ, ओथेलो, किंग लियर, है ना। ये क्या है, ये ड्रामाज हैं किसके, विलियम शेक्सपियर जी के। नेक्स्ट, कॉस्टार्ड इज द फूल इन लव्स लेबर्स लॉस्ट। अब देखो यहाँ पे कॉस्टार्ड आ गया, कॉस्टार्ड मतलब क्या है, एक मतलब फूल है, मूर्ख है, किस में, लव्स लेबर्स लॉस्ट के अंदर है ना। और डॉगबेरी किस में है, इज द फूल इन मच एडो अबाउट नथिंग के अंदर है। और ड्रोमियो ऑफ यूफियस एंड ड्रोमियो ऑफ सिरेकस आर द फूल्स इन द कॉमेडी ऑफ एरर। ये किस में है, कॉमेडी ऑफ एरर के अंदर है। कौन कौन, ड्रोमियो ऑफ यूफियस एंड ड्रोमियो ऑफ सिरेकस। ठीक है, ये बात याद रखेंगे आप। नेक्स्ट, ग्रोमियो इज द फूल इन द टेमिंग ऑफ द श्रू। अब देखो यहाँ पे टेमिंग ऑफ द श्रू भी है, तो ग्रोमियो भी है। तो अब यहाँ पे ये बात याद रखो कि विलियम शेक्सपियर जी के टोटल प्ले कितने हैं। तो देखो इनके जो टोटल प्ले है ना वो 37 है। इन्होंने कितने लिखे हैं, 37। ये बात आप याद रखेंगे। लॉन्स इज द फूल इन टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। अब देखो ये जो लॉन्स है ना, ठीक है, लॉन्स, अब एक है लॉन्सलेट गोबो, एक है लॉन्स। तो ये लॉन्स याद रखना है आपको, ये ना टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट आपका लॉन्सलेट गोबो, देखो ये आ गया, अभी भी मैंने नाम बोला था और आ गया। लॉन्सलेट गोबो इन द फूल इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो ये है किसमें है, मर्चेंट ऑफ वेनिस के अंदर है। नेक्स्ट आपका स्पीड इज द फूल इन द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। और जो स्पीड है वो भी टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना में है। ठीक है, और द पक इज द फूल इन ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम, मिडसमर नाइट्स ड्रीम में है। और पम्पी इज द फूल इन मेशर फॉर मेशर में है। कौन, पम्पी। निक बॉटम इज द फूल इन किसमें, मिडसमर नाइट्स ड्रीम में। और लवेची इज द फूल इन ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल में। और इयागो इज द विलेन। ठीक है, अब यहाँ से इयागो इज द विलेन। तो मुझे उम्मीद है मेरे सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। इसका पार्ट 1 मैंने दिया है आपको, ये पार्ट 2 है और इसका पार्ट 3 आगे आएगा। तो आपने अगर पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप प्लीज़ एक बार उसे देख लो, फिर उसके बाद इसे देखो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मिलता हूँ आपसे इसी तरह की मैं अगली वीडियो में। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपसे इसी तरह की अगली वीडियो में। और हमारे कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, सर लाइव क्लास कब तक आ जाएगी। तो मैं उन सारे स्टूडेंट्स से कहना चाहता हूं, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा और लाइव क्लास वेरी सून मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा। आप मेरे ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और मेरे साथ जुड़े रहें, अपना प्यार जो दे रहे हैं देते रहें। मिलता हूं आपसे इसी तरह की अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।